कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हो या कभी भी आपको चैप्टर देखो, प्लस पॉइंट हो गया ना, ऑनलाइन का प्लस पॉइंट क्या हो गया, आसान। मतलब इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं मिलती है अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई होगी। अगर आपने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस पीछे से अच्छे सीखी, सारा खेल में इंटीग्रेशन का है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें बाय पार्ट लगेगा। आप जरा देखो, ध्यान देना जरा, अगर इसमें भी 1/2 तो कॉमन ले तो 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ क्यू डी एक्स प्लस में सी। तो मेरा फाइनल आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे, तो y इज इक्वल टू द तो आज के लेक्चर हम लोग किस पे रखेंगे। आज का क्या था, एक्सरसाइज 9.5 9.4 तक तो चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, आराम से हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9.4 की कितने क्वेश्चंस तुमने खुद करके देखे हैं, मतलब जितने भी आप लोग यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें क्या करते हो, कैसे पढ़ते हो उससे, बस यूट्यूब देखा और क्वेश्चन देखे, हो गया। क्या किसी ने अब तक उससे कॉपी नोट करके कॉपी बनाई? नहीं होता है, नहीं बनाई है, तो वो होगा भी नहीं, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हो या कभी भी आपको चैप्टर देखो, प्लस पॉइंट हो गया ना, ऑनलाइन का प्लस पॉइंट क्या हो गया, ऑनलाइन का प्लस पॉइंट ये हो गया कि अब आपको मान लीजिए किसी चैप्टर को पढ़ना है, तो आप अपने मन पसंदीदा टीचर का यूट्यूब चैनल खोलोगे, उसकी वीडियो अगर उस टॉपिक की अपलोड है तो आप उससे तुरंत सीख सकते हो। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है, तो वहाँ से कर लिया, नोट कर लिया। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस आप लोग करते नहीं हो, कॉपी बनाओ, सबसे ज़रूरी है कॉपी बनाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, मतलब हम लोगों ने अब तक जो पढ़ लिया है उसमें कोई ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पहले बताया था, जो एक्सरसाइज 9.3 है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 9.4 है, वो लेंदी है थोड़ी सी, बड़ी अच्छी है वो भी। 9.5 सबसे आसान है, सबसे आसान का मतलब बड़ा आसान है, इसके अंदर कोई बड़ी परेशानी नहीं है। तो हम 9.5 करेंगे, नई एनसीईआरटी का। पुरानी एनसीईआरटी में 9.6 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन तो ठीक है, हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला क्वेश्चन कुछ ये है, न्यू एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज है 9.5, ठीक है, 9.5। तो सबसे पहले देखो, मैं ये समझ लेता हूँ, ये समझा देता हूँ आप लोगों को कि हमें पहचानना कैसे होता है, ठीक है। हमें कैसे पहचानना होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ या करा चुका हूँ, मेरे मन में ये सवाल क्यों उठ रहा है बार बार। सपने में कराया क्या है? नहीं, क्लास में तो कराया है। ओके, तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 9.5, ठीक है। अब जो 9.5 है ना, बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, बेसिकली बेस्ड है द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ना सबसे आसान एक्सरसाइज यही है, सबसे ज्यादा आसान, मतलब इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं मिलती है अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई होगी। अगर आपने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस पीछे से अच्छे सीखी, सारा खेल तो इंटीग्रेशन का है, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। इंटीग्रेशन अच्छे से कर लो तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है। तो अब ना एक क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता है कि भाई हम सर पहचानेंगे कैसे कि किसमें लीनियर लगाना है, किसमें होमोजीनियस लगाना है और किसमें हमारे पास कौन सा वेरिएबल सेपरेशन लगाना है। तो देखो, वेरिएबल सेपरेशन अगर आता है तो आप होमोजीनियस आराम से कर लोगे, और होमोजीनियस पहचानना बड़ा आसान है। dy/dx निकालो और उसमें आपने क्या करो, x इज इक्वल टू एक्स लैम्डा, y इज इक्वल टू वाई लैम्डा रखो। अगर आपका फंक्शन लैम्डा fx के फॉर्मेट में आता है तो वो होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो उस केस में आप y इज इक्वल टू vx पुट करके आराम से सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और कुछ नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है। सेम होमोजीनियस, सॉरी लीनियर है, लीनियर के अंदर भी आपके पास सेम चीज है। क्या कि लीनियर कहता है कि आप ना जर्नल इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है, आप उसे फॉर्मेट में लिख दीजिए, dy/dx फॉर्मेट में। तो एक ऐसा फॉर्मेट अगर बनता है, अब इस फॉर्मेट को पहचानेंगे कैसे, तो पहचानना क्या होता है, dy/dx प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू है। तो वो कहता है कि वेयर p एंड q जो है ये क्या हो सकते हैं, ये कांस्टेंट हो सकते हैं। ये दोनों या तो कांस्टेंट होंगे या फिर ये दोनों क्या होंगे, x फंक्शन, x वेरिएबल के फंक्शन होंगे। मैंने यहां पर मेंशन किया है, आर द कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ द x के फंक्शन होंगे, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये मिल जाता है तो आपने सबसे पहले p और q को बाहर नोट करना है। जैसे ही आप p और q को नोट कर लोगे तो आप निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालोगे,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही आपको फाइंड आउट होता है तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो आपके पास y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में c। तो एक बार इंटीग्रेशन यहां पर भी करते हैं। तो अब जो हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे उसके अंदर एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड प्रेजेंटेशन के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन का। जब आप पहली बार या दूसरी बार पढ़ रहे हो तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन को ढंग से लिखोगे तो काम बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं कि हर बार आपके पास ऐसा नहीं मिलता। कई बार आपके पास क्वेश्चन में dy बाय dx का dx डिवाइडेड बाय द dy प्लस में rx आएगा, सॉरी यहाँ पे rx इज इक्वल टू द s, ये फॉर्मेट भी होता है। मैंने इसका एक छोटा सा कंसेप्ट बनाया है पहचानने का। y है, इस वाले फंक्शन में y नहीं होगा, तो एक तरह से पहचान लेते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर मेथड है। तो हम इसमें लीनियर लगाएंगे और आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो बड़ा आसान है यार, कोई टेंशन नहीं है। तो एक्सरसाइज हमारे पास क्या है 9.5 है, ठीक है। किसकी? एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी न्यू वाली है वो भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये कहता है कि dy बाय dx प्लस में 2y इज इक्वल टू द साइन x। अब देखो आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसने स्टार्टिंग में आपको ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सीधा फॉर्मेट दे दिया, इसमें कुछ पहचानने की जरूरत नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ y है, इस वाले में y नहीं है, यानी ये मेरा लीनियर इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, हालांकि मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अगले क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा। तो ये हो जाएगा dy बाय dx, जो मेरा फॉर्म होता है py इज इक्वल टू q होता है, ठीक है। तो जब कंपेयर करोगे तो आपके पास p क्या आएगा, तो जो p है वो आपके पास 2 आया, ठीक है ना। p हमारे पास कितना आ गया, p इज इक्वल टू 2 आ गया, एंड q जो है वो मेरे पास क्या है, साइन x आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब p और q आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को if ही यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो e रेज टू पावर p dx आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो जब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बारी आई तो मैंने क्या कर दिया, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, समझ में आया। यहां पर क्या है, बेसिकली 2 है हमारे पास, तो 2dx आ जाएगा। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x आ गया, ठीक है। e रेज टू पावर 2x आ गया, हमने कहा चलो ठीक, बढ़िया है ये। अब डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एज क्या हो जाएगी मेरे पास, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये फॉर्मूला एक बार मैं आपको लिख दे रहा हूं, आप चाहो तो आप भी बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, और मतलब कहीं कोई गलती हो तो टीचर कई बार मार्क्स दे देते हैं यहाँ पर, ओके। तो y इंटू में e रेज टू पावर 2x आ गया, इज इक्वल टू द q क्या है आपके पास, q है साइन x। तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आगे लिख देता हूं, यानी कि e रेज टू पावर 2x इंटू में साइन x dx प्लस में c। अब आपके लिए जो टास्क है वो ये है, दिस इज योर टास्क, इसे इंटीग्रेट करना। तो मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं, I1 नाम दे दिया मैंने, इसे अलग से इंटीग्रेट करूंगा। इसमें इंटीग्रेट ना करने की वजह क्या है, इसमें इंटीग्रेट किया यार साथ में हमारे ये पहाड़ सा चलता रहेगा तो उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करते, अलग से इंटीग्रेट करते हैं। अब मैं आपको कुछ यादें ताजा कर दूं आपकी, अगर नहीं हो रही हैं तो। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह इंटीग्रेशन का एक्सपोनेंशियल वाला मेथड है। अब एक्सपोनेंशियल वाले में भी 2 तरह के प्राणी होते हैं, ठीक है ना। एक तो था एक्सपोनेंशियल इनटू में फंक्शन प्लस में f डैश x, तो जो मुझे डायरेक्ट दे देता है, ठीक है ना, जो मैं कल के पिछले टेस्ट में दिया भी था क्वेश्चन में, ठीक है। पर ये दूसरा वाला है, ये कौन सा है मैं ये बता देता हूं। ये होता है आपके पास इंटीग्रेशन e रेज टू पावर ax साइन bx dx होता है, और एक दूसरा मेथड है, दूसरा है e रेज टू पावर x cos ऑफ द bx dx होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड याद आ रहा होगा। इसमें मेथड नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, पर इसमें एक बात याद रखो कि इस तरह के मेथड में, ठीक है, ये इंटीग्रेशन इंफिनिटी तक चलती रहती है। तो उसका एक जुगाड़ है, वो जुगाड़ इसमें हम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये सॉल्व हो जाती है। समझ में आया। तो इसकी मतलब वही है कि हम रिकॉल कितना कर पा रहे हैं। हम यहाँ आया, यहाँ स्टक होने की बजाय हमने रिकॉल किया कि इंटीग्रेशन में हमने ये वाला मेथड किया हुआ है। तो जब मैं I1 लिखूंगा, मेरे साथ करते जाइए। I1 लिया मैंने e रेज टू पावर ax क्यों लेंगे, यहाँ 2x आएगा, e रेज टू पावर 2x इंटू में क्या जाएगा, साइन x dx आ गया, ठीक है। अब सीधी सी बात आपको पता चल रही है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें बाय पार्ट लगेगा। बाय पार्ट में आई लेट का ILATE, एक्सपोनेंशियल लास्ट में है, तो यानी कि ये वाला मेरा क्या आ जाएगा पहले नंबर पर, ये वाला मेरा क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पे, एक्सपोनेंशियल मेरे लास्ट में है। तो इन दिस कंडीशन तो I1 इज इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ओवरऑल वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन dx। इसे बंद करने के बाद dx लगाना कृपया मत भूलिएगा, कई बार ये dx मिस हो जाता है स्टूडेंट से। तो यहां से I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन x e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय द क्या है 2 है, ये क्या है ढीठ फंक्शन है ना, ढीठ फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा, परंतु जो x का कोफिशिएंट है उससे हम डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन, इसका क्या बनेगा कॉस x बनेगा, और इसका क्या बनेगा ढीठ फंक्शन का dx डिवाइडेड बाय द 2, और ये आपके पास कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये इंटीग्रेशन मरा नहीं, फिर से आ गया। तो मेरे पास जो I1 है, I1 इज इक्वल टू, तो मैं इसे आगे करके लिख दूं तो ज्यादा बेटर है, सुंदर लगता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाय द 2 आ गया, इसका 1/2 मैं बाहर निकाल लेता हूं, और इंटीग्रेशन में e रेज टू पावर 2x इंटू में cos x dx आ गया। तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उधर की चीज नोट कर ली है, तो हम थोड़ा सा इस पूरे स्क्रीन को साइड कर देते हैं, ये गलत है, पूरे स्क्रीन को हमने साइड कर दिया, यहां से ले लेते हैं, ठीक है ना, जरूरत है हमें, ओके। तो ये वाला पार्ट आ गया मेरे पास। अब फिर से यार इसमें वही इंटीग्रेशन करें क्योंकि हमें करना पड़ेगा, तो आई लेट ही लगेगा। तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है। नाउ इन दिस कंडीशन अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास जो I1 है वो क्या है, मेरे पास है e रेज टू पावर 2x साइन x डिवाइडेड बाय द 2 माइनस में 1/2। एक बात का विशेष ध्यान रखना इस ब्रैकेट का, क्योंकि देखो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो और माइनस का 1/2, तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, परंतु गलत करना आपकी चॉइस नहीं होना चाहिए। d अपॉन में dx ऑफ द cos x आ गया, यहां से क्या आ जाएगा cos x एंड इंटीग्रेशन ऑफ द 2x dx आ गया, एंड होल को क्लोज करके ये dx आ गया और इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। चलिए चलते रहिए। I1 इज इक्वल टू द e रेज टू पावर 2x। भाई साहब बोर्ड पे मत देखिए, अपने आप कीजिए प्लीज, मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, कोई भी आप बोर्ड पे नहीं देखेंगे, करते रहिए। यहाँ क्या आ जाएगा साइन x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय द क्या आ गया 2 आ गया, 1/2 बाहर है, यहाँ पर cos x है इंटू में e रेज टू पावर 2x है, डिवाइडेड बाय द 2 आ गया। फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन में cos का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन x होता है, ठीक है। और ये क्या जाएगा e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय द 2 एंड होल क्लोज्ड, कितना बन जाएगा dx, इसको भी बंद कर दिया। ये देखो फिर से खत्म नहीं हुआ, ये फिर आगे चलने की कोशिश कर रहा है, तो अब हम इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। e रेज टू पावर 2x साइन x डिवाइडेड बाय द 2 माइनस में 1/2 cos ऑफ x इंटू में e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय द 2। अब ये माइनस बाहर ले लीजिए तो प्लस बन गया, और यहाँ पर बन जाता है 1/2 भी बाहर ले लीजिए, यहाँ पर बन जाता है आपका e रेज टू पावर 2x इंटू में साइन x। ये फिर से इंटीग्रेट होने के लिए तैयार है, फिर से बाय पार्ट लगाएंगे, तो ऐसे तो हमारी उम्र बीत जाएगी, है ना। तुमने जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। क्यों भैया, कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं करनी सॉरी, कॉलेज जाना है, मस्ती करनी है, इंस्टाग्राम चलाना है, रील बनानी है ना, है भाई, ठीक है। शादी करनी है ना, खेती करनी है, कुछ भी है, शादी तो इसकी अभी हो जाएगी 12th पास करते ही, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, तो ये तो ऐसी जिंदगी बीत जाएगी, इसमें क्या फायदा। तो हमने क्या किया, इसके लिए कुछ इंतजाम किया कि हमने देखा यार ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, यानी इसका अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये देखो, यानी फिर से मेरी कौन सी कंडीशन आ गई, I1 की आ गई। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, I1 लिख दिया, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू द e रेज टू पावर 2x, है ना, साइन x डिवाइडेड बाय द 2 माइनस में। अब जरा देखो, ध्यान देना जरा, अगर इसमें भी 1/2 तो कॉमन ले लिया तो 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया। और ये क्या बना, e रेज टू पावर 2x इंटू में cos x प्लस में I1। लो जी, थोड़ा सा काम हुआ आसान, ठीक है, यहीं से हम आगे अब नहीं जाएंगे, राइट। तो अब इसी तरह 1/4 को मल्टीप्लाई करना, तो I1 इज इक्वल टू द e रेज टू पावर 2x साइन x डिवाइडेड बाय द 2 माइनस में e रेज टू पावर 2x cos ऑफ x डिवाइडेड बाय द 4 माइनस में I1 डिवाइडेड बाय द 4। अब I1 को उठाओ और इधर लेकर चले आओ, ठीक है ना, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। चलो भाई थोड़ी सी कहानी और उधर करते हैं। तो हमारे पास जो आया यहाँ पर I1, ये इधर चलाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, I1 प्लस में I1 डिवाइडेड बाय द 4 इज इक्वल टू द, अब e रेज टू पावर 2x यहाँ पर क्या है साइन x डिवाइडेड बाय द 2 माइनस में e रेज टू पावर 2x cos x। आप चाहो तो स्टेप यहाँ पर कम कर सकते हो,
मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ कि जो भी यूट्यूब पे बच्चा देखेगा वीडियो को तो उसको एक एक स्टेप में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4i1 प्लस में i1, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर 4 आता है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में e रेज टू पावर 2x साइन x आ जाएगा, साइन x, ठीक है। साइन x माइनस में e रेज टू पावर 2x कॉस x, ये आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसे ऐड करूंगा तो मेरा आ जाएगा 5i1 इज इक्वल टू द e रेज टू पावर 2x एंड 2 ऑफ द साइन x माइनस में cos x आ गया। ठीक है, cos x आ गया, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, cos x आ गया। सो जो मेरे पास i1 की वैल्यू आई e रेज टू पावर 2x ब्रैकेट ऑफ द 2 साइन x माइनस में cos x एंड होल डिवाइडेड बाय द मेरे पास 5 आ गया। ये बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। i1 की वैल्यू मिल गई तो i1 ही तो आपको पुट करना था। कहां पर पुट करना था? जो आपने लिखा था y इंटू में e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू द i1 प्लस में c। मैं एक बार दिखा देता हूं स्क्रीन पे, ठीक है। ये रहा, कहां ये रहा i1 है ना, i1 ये रहा i1, तो यही लिखना था। तो i1 की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सो मेरे पास फाइनल आंसर क्या है? y इंटू में e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू द i1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये रहा, तो e रेज टू पावर 2x ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ द साइन x माइनस में cos x एंड होल डिवाइडेड बाय द 5 प्लस में c, ठीक है। अब एक बच्चे के मन में यह सवाल आता है कि क्या सर हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं? देखो भाई, अगर क्वेश्चन 2 नंबर का दिया है तो आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, यानी i1 निकालने की जरूरत नहीं है। i1 के लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करोगे एंड 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और अगर ये 3 नंबर या 5 नंबर में तो आपको पूरी कहानी करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड की तरफ। बड़ा आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन था ये। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज, ये जो आंसर एनसीईआरटी ने इसमें जो आंसर दिया मे बी EX को नहीं रखा, तो मैं अगर EX कॉमन ले लेता हूँ, y इंटू e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x एंड यहाँ पे ब्रैकेट में 2 ऑफ द साइन x माइनस में cos x एंड होल डिवाइडेड बाय द 5 होल डिवाइडेड बाय द 5 एंड प्लस में c इंटू में e रेज टू पावर माइनस 2x। समझ में आ गया कि नहीं है? डिनोमिनेटर में है ना वो, तो EX से EX कट जाएगा तो फाइनल आंसर उन्होंने ये लिखा हुआ है 2 इंटू में साइन x माइनस में cos x होल डिवाइडेड बाय द 5 प्लस में c इंटू में e रेज टू पावर माइनस 2x। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, मतलब उन्होंने ये दिया है। तो ऐसा कब होता है? अगर आप ऐसा छोड़ के आते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर अगर आप कोशिश करो कि y में आंसर लाने की कोशिश करते हो तो बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर स्टिल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये चीज, ये भी सही है। ये एमसीक्यू में हो सकता है, एमसीक्यू में आंसर इस फॉर्मेट में दिया तो आपको ये फॉर्मेट लाना आना चाहिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। बहुत साफ है, क्लियर है, साफ दिख रहा है, इसमें समझ में भी आ रहा है। तो जब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो मैं अब आपको वही बार बार वही फॉर्म तो नहीं लिखूंगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। मुझे P और Q चाहिए, तो मेरे पास जो P है Y है, Y नहीं है। तो जो मेरे पास P आया वो मेरे पास 3 आ गया एंड जो मेरे पास Q आया वो e रेज टू पावर माइनस 2x आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि मेरा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx है। तो इन दिस कंडीशन अगर मैं बात करता हूं इन दिस कंडीशन, तो e रेज टू पावर कितना है 3 dx, तो ये मुझे क्या दे देगा? e रेज टू पावर 3x आ गया। ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो हुई मेरे पास एज y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आ गया मेरे पास dx प्लस में c। तो अब इस कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो यहां पर मेरे पास आता है y इंटू में e रेज टू पावर 3x माइनस सॉरी इक्वल टू क्यों क्या है मेरे पास e रेज टू पावर माइनस 2x इंटू में e रेज टू पावर 3x एंड ये क्या हो जाएगा dx प्लस में c। वाह, ये तो आसान सा हो गया। e रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x dx प्लस में c आ गया। समझ तो आई गया होगा क्योंकि पावर को ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू द e रेज टू पावर 3x इसका क्या जाएगा e रेज टू पावर x प्लस में c। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर ex को कॉमन ले लेता हूँ तो e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस में c इंटू में e रेज टू पावर माइनस 3x। दिस इज द योर फाइनल आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड भी बहुत आसान है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। हमें क्या है देखना, y है y नहीं है। पहले से थोड़ा सा सुंदर सा लिख लें तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस में 1 अपॉन में x
यहाँ पर y आ गया एंड इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर आ गया। सो जो p है वो मेरे पास क्या है 1/x है, और जो मेरे पास q है वो मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो होता है ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx आता है, तो ई रेस टू पावर 1/x क्या हो जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब मेरे को पता है ना यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ये ई रेस टू पावर क्या बन जाएगा लॉग ऑफ x बन जाएगा। यहीं पर आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है। हाँ जी, मॉड ऑफ x ही लगेगा, मॉड नो इशू, नॉट अ इशू, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 ही कंसीडर है। ठीक है, देन इन दिस कंडीशन अगर मैं बात करता तो आपने एक रूल याद रखना है यार प्लीज, तो वो ये है a रेस टू पावर लॉग ऑफ a, n यदि होता है तो यहाँ पर n लिखा जाता है, या बेस, ये दोनों अगर आपस में सेम होते हैं तो। अब लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो e कंसीडर होता है, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर सिंपल सा ये क्या दे देगा x दे देगा, यानी इंटीग्रेटिंग मेरा फैक्टर क्या आ गया x आ गया। इससे खुशी की कोई बात ही नहीं है। तो जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन एज y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। तो y इंटू में x, q क्या है एक्स स्क्वायर, q लिखा है मैंने, हाँ ये सॉरी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा x है, तो y इंटू में x इज इक्वल टू द q है मेरा एक्स स्क्वायर, ये मेरा x है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा dx प्लस में क्या आ जाएगा c। तो yx इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ q dx प्लस में c। तो मेरा फाइनल आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे तो y इज इक्वल टू द ये हमारे पास क्या आ जाएगा yx इज इक्वल टू द x क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c, है ना, यही होगा। अब हमने x को हटाना है तो हटा दिया, तो यहां से x कॉमन लेके तो ये x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 3 प्लस में c डिवाइडेड बाय द x, दिस इज द योर फाइनल आंसर। देखो जितनी मेहनत हमने 9.4 में किया उसका अरे क्यूब था, ओके गुड, शाबाश, पढ़ाई कर रहे हो, मतलब मैं दिमाग में मेरे स्क्वायर चल रहा था। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा yx इंटीग्रेट किया, हाँ ठीक है यार, x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय द 4 प्लस में c। यही लड़का नहीं पढ़ रहा है मन लगा के, नहीं लगाया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय द 4 प्लस में c डिवाइडेड बाय द x। ठीक है ना, ओके, समझ में आया कि नहीं आया? तो जितनी मेहनत आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस वाले में किया था उससे आसान क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दे दिए, हमारे लिए आसान हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है ये भी, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आता है, देखो y है y नहीं है, तो ये वाला p कंसीडर होगा, तो जो मेरे पास p आ गया वो मेरे पास क्या आ गया sec x आ गया, और जो मेरे पास q आ गया वो मेरे पास क्या आ गया tan x आ गया। वाओ, सबसे पहले क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ द sec x dx आता है, तो जो sec x का इंटीग्रेशन होता है वो log क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ log मॉड ऑफ sec x प्लस में tan x। ठीक है जी, तो ये दोनों ये इसको खा जाएगा ऐसे, है ना, कहेगा भैया आजा चल तू चल यहाँ से, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा sec x प्लस में tan x, ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरी क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी डी इक्वेशन जो मेरे पास आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन एज y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू द q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, dx प्लस में c आ गया। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या है, ये रहा, कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस में tan x इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ q की अगर बात करते हैं तो tan x की जगह पर, तो ये हो जाएगा tan x, ओके, tan x ब्रैकेट में sec x प्लस में tan x dx प्लस में c, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो y इंटू में sec x प्लस में tan x इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x प्लस में tan स्क्वायर x। 1 मिनट का मैं पॉज ले रहा हूँ और आपसे कहता हूँ ये वाला खुद से सॉल्व करो, जो कि डायरेक्ट है, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट वाला जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए बिना किसी गलती के, ठीक है ना। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो अपने मन में सवाल करो ये कैसे इंटीग्रेट होता है, तो इसका तो यही रहेगा y इज इक्वल टू क्या है ये sec x प्लस में tan x इज इक्वल टू द, अब देखो एक ना बड़ी सिंपल से, चलो मैं इसे अलग कर देता हूँ, sec x tan x का तो इंटीग्रेशन हमें मालूम है डायरेक्टली होता है, परंतु tan स्क्वायर का नहीं होता, tan स्क्वायर का नहीं होता भाई, सिर्फ 2 इंसानों का देखो स्क्वायर के पार्ट में, एक sec स्क्वायर और एक cosec स्क्वायर। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का cot x होता है, परंतु tan स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता है,
तो इसने कहा ठीक है, मेरा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लिख दीजिए, वो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 डी एक्स प्लस में सी, ये बाहर की तरफ है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू द सेक एक्स प्लस में tan x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक x और इसका सेक स्क्वायर का होता है tan x और माइनस में x प्लस में c। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा मेरी उम्मीद से, ठीक है। चलिए, बड़ा आसान सा यार। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चंस के अंदर चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो जैसा ये दिख रहा है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है। एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती थी कि हमें चाहिए dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू द क्यू, ये मुझे चाहिए, परंतु यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस स्क्वायर है इससे आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। तो जब आप डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर से तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द कॉस स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू द tan x डिवाइडेड बाय द cos स्क्वायर x। तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली sec स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, dy बाय डी एक्स प्लस में sec स्क्वायर x y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू में tan x। बस अब आपकी कहानी स्टार्ट होगी। तो जो यहाँ से p है वो क्या है मेरे पास, sec स्क्वायर x है, और जो मेरे पास q है वो मेरे पास क्या है, sec स्क्वायर x इंटू में tan x। ये मुझे दिया हुआ है, बहुत सुंदर। अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। सो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ द sec स्क्वायर x dx, ठीक है। क्योंकि q p मेरे पास sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 10x आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम, जब इसे सॉल्व करने के लिए तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगी as y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c, ये आएगा मेरे पास, ठीक है। नाउ y की बात करते हैं तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो व्हाट, वेयर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फैक्टर ये रहा e रेज टू पावर 10x है, ठीक है। e रेज टू पावर 10x इज इक्वल टू द q की बात करते हैं तो q मेरे पास है sec स्क्वायर x इंटू में 10x इंटू में e रेज टू पावर 10x dx प्लस में c। मुझे इसको साइड में ले जाकर सॉल्व करना बेटर है, इसका नाम मैं I1 रख देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, y इंटू में e रेज टू पावर 10x इज इक्वल टू द I1 प्लस में c, ये मेरे पास है, फिलहाल मेरे पास ये है। देन अगर मैं बात करता हूं यहां से I1 को सॉल्व करते हैं, तो जब मैं I1 से सॉल्व करूंगा तो I1 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द sec स्क्वायर x इंटू में 10x इंटू में e रेज टू पावर 10x प्लस में c। अब स्टूडेंट यहां पर आके स्टक हो गया, क्यों अटक गया, क्योंकि वो देखो कर डिफरेंशियल इक्वेशन आया, इंटीग्रेशन का एक डिफिकल्ट टास्क आ गया। अब बहुत सिंपल सी चीज है, इतनी सारी चीजें मल्टीप्लाई में, वो सोच रहा है यार मैं बाय पार्ट लगा दूं, मैंने कहा क्यों लगा देगा। एक चीज सोच कर देख यार, अगर किसी का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद हो तो मेरा काम नहीं बन जाएगा। तो मुझे ये दिख रहा है कि 10 का डिफरेंशिएशन मेरा प्रेजेंट है sec स्क्वायर, अगर मैं 10 को t पुट करता हूं तो नजरिया मुझे बनाना पड़ेगा, राइट, आपको ये नजरिया बनाना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, पुट करना है। सो मैंने क्या कर दिया, पुट, यहाँ पे 10x को मैं t पुट कर देता हूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx। तो जो मेरे पास dx आ गया वो क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय द sec स्क्वायर x, ये आ गया, ठीक है फिलहाल तो। और जब हम आगे चलेंगे तो I1 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द sec स्क्वायर x, इसकी जगह t आ जाएगा, इसकी जगह e रेज टू पावर t, यहाँ पर dt डिवाइडेड बाय द sec स्क्वायर x आ गया, यह और यह कट गया। तो जो I1 आएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, t ब्रैकेट ऑफ द e रेज टू पावर t dt, ये आ जाएगा। इसमें बाय पार्ट लगेगा, आईलेट ही लगना है, ये सेकंड नंबर पे रहेगा और ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे आएगा और ये मेरा फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को हम साइड करते हैं और यहां पर हम लिखते हैं I1। जो मेरे पास I1 आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द e रेज टू पावर t dt। डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस फॉर्मेट में हैं तो आप हर एक चीज को लिखिए। माइनस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t dt dt एंड ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर dt आ जाएगा। तो जो मेरे पास I1 आता है वो t इंटू में e रेज टू पावर t माइनस में इंटीग्रेशन इसका 1 हो जाएगा e रेज टू पावर t dt, ये आपके पास आ जाएगा, राइट। तो अब मैं जब इसे इंटीग्रेट करूंगा तो जो मेरे पास I1 आएगा t इंटू में e रेज टू पावर t, यहां से भी e रेज टू पावर t प्लस में c1 ले लिया मैंने, यानी जो मेरे पास I1 आता है e रेज टू पावर t कॉमन ले लूं तो t माइनस में 1 आ गया, यानी कि I1 की वैल्यू होगी e रेज टू पावर 10x ब्रैकेट ऑफ द 10x माइनस
ब्रैकेट ऑफ द 10x माइनस में 1। तो मैं इसको वापस से अपनी इक्वेशन में रिप्लेस करके फाइनल आंसर निकालता हूं। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा C1 तो मेरे पास क्या आ जाएगा y इंटू में e रेस टू पावर 10x इज इक्वल टू e रेस टू पावर 10x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मेरे पास 10x माइनस में 1 प्लस में कैपिटल C। अब आप e रेस टू पावर 10x हटाना चाहते हो तो हटा दीजिए। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 10x माइनस में 1 प्लस में c इंटू ई रेस टू पावर माइनस 10x। यार एक काम करो इसे नीचे लिख दो, ठीक है, माइनस पावर की बजाय ई रेस टू पावर 10x आपने नीचे लिख दिया एंड दिस इज द योर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। फिर से वही है कि प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी, नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। चले आगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यही 6 क्वेश्चन की, तो ये भी हमें सेम ही दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यार देखो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है आपकी, जो dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू द क्यू, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इन दिस कंडीशन y से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में x इंटू में 2y। ओह तो 2 के नीचे कर दो ना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय द x इंटू में y इज इक्वल टू द x ऑफ log x, ठीक है। तो जो मेरे पास p है वो मुझे मिल गया, तो p की वैल्यू 2, p की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय द x एंड जो q की वैल्यू है वो x log x है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आराम से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जब डिवाइड किया एक x हमारे पास कट जाता है ना, यही है ना हमारे पास। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो मेरे पास क्या होता है ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ द पी डी एक्स, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो याद आएगा ई इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय द एक्स ऑफ द डी एक्स, यानी ई 2 को यदि मैं बाहर करता तो 1 अपॉन में एक्स ऑफ द डी एक्स आ जाता है, यानी कि ई 2 इंटू में लॉग ऑफ एक्स आता है। अब इन दोनों के बीच में जो स्टूडेंट गलती करता है वो ध्यान से देख लो। एक स्टूडेंट जो गलती कर रहा है वो क्या है, वो ये ध्यान देने वाली बात है। ई रेस टू पावर 2 लॉग ऑफ एक्स, स्टूडेंट इसे x लिखने की गलती करता है या 2x लिखने की गलती करता है। यार इन दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कोई दुनिया का इंसान नहीं आना चाहिए। तो इसलिए ये पहले यहां जाएगा, तो ये वाला स्टेप ना आकर हमारे पास क्या आएगा ई रेस टू पावर लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो जो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना वो एक्स स्क्वायर बना, तब जाकर बात बनेगी। नाउ अगर मैं बात करता हूं यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन एज मेरे पास क्या हो जाएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। तो y इंटू में x स्क्वायर इज इक्वल टू द x इंटू में log ऑफ x इंटू में x स्क्वायर dx प्लस में c, यानी कि मेरे पास आ रहा है y x स्क्वायर इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब log ऑफ x dx प्लस में c। तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको I1 लेकर सॉल्व करना है, I1 तभी ज्यादा बेटर है ना। तो मैं इसे I1 लेकर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास I1 क्या हो जाएगा, सो मेरे पास I1 इज इक्वल टू द x क्यूब log ऑफ x dx। आइलेट लगाएंगे बाय पार्ट के हिसाब से, तो जो बाय पार्ट के हिसाब से इसमें आइलेट लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन मेरा कौन कहलाएगा log, और सेकंड फंक्शन कौन कहलाएगा मेरा ये IL log पहले आ रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि log ऑफ x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द x क्यूब dx माइनस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द log ऑफ x ब्रैकेट एंड इंटीग्रेशन ऑफ द x क्यूब dx एंड होल बंद करके क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। तो यहां से आ गया आपके पास log ऑफ x की पावर 4 माइनस में log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x होता है, इसका x की पावर 4 डिवाइडेड बाय द 4 आ जाएगा। फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, एक कट के यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो मैंने x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 को आगे करके लिख दिया ताकि ये सुंदर लगे एंड इंटीग्रेशन, ये मेरे पास क्या 1/4 बाहर आ गया x क्यूब dx। फिर से करते हैं तो ये क्या आ जाएगा x की पावर 4 log ऑफ x डिवाइडेड बाय द 4 माइनस में x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 4 प्लस में c1 लिखना चाहो अपनी तसल्ली के लिए तो लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाय द 4 माइनस में x की पावर 4 डिवाइडेड बाय द 16। अब फाइनल आंसर की बारी आ गई, तो फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। फाइनल आंसर है मेरे पास y x स्क्वायर इज इक्वल टू द x स्क्वायर था, एक मैंने यहाँ पे x स्क्वायर की जगह एक छोटी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे x की पावर 4 है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 x की पावर 4
ये जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द 4 माइनस में एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस में सी। दिस इज योर फाइनल आंसर की तरफ। अब ना अकॉर्डिंग टू द, मैंने यहाँ तक कर दिया है, अब देखो आप क्या करोगे, एनसीईआरटी के पीछे जाओगे, पलट कर देखोगे फाइनल आंसर क्या आ रहा है, तो आप उसको बना सकते हो। ठीक है, ये सीखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं।